हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके जो करंट अफेयर आ रहा है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब करंट अफेयर में वन लाइनर नहीं पूछता है, तो इसमें डिटेल्स में दिया गया है। और इसमें 2 वीडियो लाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम 2 वीडियो लाएंगे। और आज का अंक है 10। इसमें एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट करके है और फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आज डेट है 16 से 31 मई 2024, जो कंप्लीट हो जाएगा पूरा मई, ठीक है। और इसमें करेंट कॉन्सेप्ट करके होगा जो डिटेल्स में होगा, और उसके बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध जो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और 1 जनवरी से मई तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा करेंट कॉन्सेप्ट, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप जा करके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक पे आधारित है फ्रेंड्स, जिसका 1 से 8 तक का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी 9वां वीडियो भी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी। और एनसीईआरटी जो 6 to 12 का है जो बना हुआ था, उसमें टोटल 17 टेस्ट थे, 70 टेस्ट थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर लेंगे। और एडुटेरिया का ही करेंट कॉन्सेप्ट एडुटेरिया का ही बिहार स्पेशल में बिहार तथ्य संग्रह आ रहा है, तो वो भी हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो चुके हैं, तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही फ्रेंड्स, खान सर का जो है बिहार स्पेशल जनवरी से मई तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट और 90 डेज प्लानर भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो लगातार अपलोड हो रहे हैं, तो जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, अब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो पहला है बिहार हाइड्रोजन सम्मेलन 2024, ठीक है। इसमें स्रोत क्या है, तो पीआईबी स्रोत है। तो हाल ही में नीदरलैंड के रॉटरडैम में, कहा तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ है, तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ है, और विश्व का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो इस सम्मेलन में भारत ने स्वयं का मंडप स्थापित किया। भारत मंडप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, जो शिखर सम्मेलन के सबसे बड़े मंडपों में से एक है। नेक्स्ट, दुनिया भर के लगभग 15,000 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिए हैं। यह शिखर सम्मेलन भारतीय उद्योग को विश्व भर की कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रयास क्या क्या है, तो भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षा लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, कितना है, तो वर्ष 2030 तक है, 5 MMT करना है, और लक्ष्य है कब तक, तो 2030 तक। तो आप ध्यान रखेंगे, हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत ने इस्पात परिवहन, गतिशीलता और शिपिंग क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। भारत में नवाचार और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो मिशन और भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के लिए वन स्टॉप के रूप में काम करेगा। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार कौन देश बन गया फ्रेंड्स, तो इसका ये बन गया है चीन। तो इसका स्रोत क्या है, तो द इंडियन एक्सप्रेस। तो थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI
द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में चीन से आयात कितना हुआ है फ्रेंड्स, तो $100 बिलियन से अधिक हो जाने के साथ ही चीन 2 साल के अंतराल के बाद अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है। तो ये फ्रेंड्स आपको 66 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि चीन का भारत का सबसे बड़ा व्यापार देश कौन है, तो 66 में चीन था। ठीक है, तो अभी वापस वो चीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये सब पूछ देता है कि सबसे बड़ा व्यापार देश कौन बन गया है भारत का, तो ये बन गया है चीन। ठीक है, इसमें मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कुल कितना हुआ है, तो $118.8 बिलियन होगा, जिसमें आयात कितना हुआ है, तो आयात हुआ है 3.24 से बढ़कर 110.7 बिलियन, और निर्यात कितना हुआ, तो 8.7% से बढ़कर $16.67 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2024 में कुल व्यापार कितना था, तो 118.3 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारतीय निर्यात 1.32% घटकर 77.5 बिलियन डॉलर और आयात 20% घटकर 40.8 बिलियन डॉलर रह गया है। इसलिए अमेरिका को छोड़कर चीन साझेदार देश बन गया है भारत का। तो ध्यान रखेंगे भारत का चीन पर निर्भरता क्या क्या है। तो भारत ने 4.2 बिलियन डॉलर के टेलीकॉम और स्मार्टफोन पार्ट्स का आयात किया, जो इस श्रेणी में कुल आयात का 44% है, जो चीनी घटकों पर महत्वपूर्ण निर्भरता को दर्शाता है। नेक्स्ट है चीन से लैपटॉप और पीसी का आयात कुल 3.8 बिलियन डॉलर रहा, जो इस क्षेत्र में भारत का आयात का 77.7% है। भारत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी का आयात मुख्य रूप से चीन से 2.2 बिलियन डॉलर का था, जो इसे आयात का 75% है। भारत की पहल क्या है, तो भारत ने उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, PLI, एंटी डॉपिंग शुल्कों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये सब पॉइंट ना आपको मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में या फिर प्री में जो भारत का जो नियर वाइज स्टेट होता है ना, नियर वाइज जो देश होते हैं उससे वे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह समझौता। तो इसका जो स्रोत है द हिंदू स्रोत है फ्रेंड्स। तो हाल ही में भारत और ईरान ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे भारत और ईरान के बीच में हुआ है, और चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है, तो ईरान में है, जो ईरान में बंदरगाह के लिए सहयोग की सामान्य रूपरेखा पे हस्ताक्षर करने के लिए 8 वर्ष बाद हुआ है। ध्यान रखेंगे इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो यह समझौता इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच में किया गया है। इस महत्वपूर्ण समझौते के बाद ईरान का चाबहार बंदरगाह अगले 10 वर्षों के लिए भारत का हो गया है, और ईरान के साथ दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर करना मध्य एशिया और उससे आगे के लिए भारत रणनीति और आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे महत्व क्या है, तो दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे, और तथा अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार में के प्रवेश द्वार के रूप में चाबहार का महत्व भी उजागर होगा। ईरान में चाबहार के शाहिद बेदहस्ती बंदरगाह के माध्यम से INSTC एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कॉरिडोर का उपयोग करके 2 बाजारों को जोड़ेगा, जिसमें लॉजिस्टिक लागत युक्तिसंगत होगी, जो दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार की मात्रा में योगदान देगा। ठीक है, देना है। और यह बंदरगाह पारंपरिक सिल्क रूट के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चाबहार बंदरगाह समृद्ध मध्य एशिया क्षेत्र को दक्षिण एशियाई बाजारों से जोड़ता है। यह संपर्क भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाते हुए निवेश को भी आगे बढ़ाएगा,
और यह मध्य एशिया के क्षेत्र की पारगम और परिवहन संभावनाओं को भी विकसित करेगा और लॉजिस्टिक नेटवर्क में सुधार करेगा। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, चाबहार बंदरगाह ईरान में है। नेक्स्ट है CAA के तहत 300 से अधिक लोग भारतीय नागरिक बन गए हैं और इसका स्रोत क्या है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड है। तो हाल ही में नए अधिसूचित नागरिक संशोधन अधिनियम CAA जो 2019 के तहत 300 से अधिक लोग को भारतीय नागरिकता मिली है। ये बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। क्या है नागरिक संशोधन अधिनियम, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देशों से 31 दिसंबर, ये डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये डेट इम्पोर्टेंट है। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट सरकार का पक्ष है कि 3 मुस्लिम बहुलक देशों में वहां की अल्पसंख्यक समुदाय जो 6 धार्मिक हैं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए उसे आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। नेक्स्ट इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। संशोधन के तहत इन समुदायों के लिए प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो नागरिकता हमें दिया जा रहा है, यहाँ पे जो 31 दिसंबर 2014 से जो पहले के जो आए हुए हैं उसको अगर दिया जा रहा है तो किस रूप से नागरिकता दिया जा रहा है, तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से नागरिकता दिया जा रहा है। और जो पहले क्या था, तो 11 वर्ष तक भारत में रहना होता था, जिसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ जाएगा। और किसको संशोधित किया गया है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित किया गया है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2024 में, तो आवेदकों को भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तिथि और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। जनगणना कार्य निर्देशक की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति को नागरिकता प्रदान करने का अंतिम अधिकार दिया गया है, और जबकि आवेदन की जांच डाक विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति DLC द्वारा की जाएगी। चुनौतियां इसमें क्या क्या होगी, क्योंकि मेंस में आपको इसी तरह की चुनौतियां पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। तो दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के अन्य हिस्सों में विरोध का प्रदर्शन हुए। देश के अनेक स्थानों पर हिंसक विद्रोह का प्रदर्शन हुआ। विपक्षी दलों के द्वारा इसे भेदभावपूर्ण तथा असंवैधानिक बताया गया था। तो बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 और इसका स्रोत क्या है, तो डाउन टू अर्थ इसका स्रोत है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वियना, कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव रिपोर्ट क्या है, तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। और फ्रेंड्स ये सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या क्या है, तो वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार जैसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी। और रिपोर्ट आधिकारिक डेटा 2015 से 2021 के दौरान 162 देश 162 देशों और क्षेत्र में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिससे लगभग 4000 पौधे और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया है, जिसमें 3250 CITES प्रविष्ट में सूचीबद्ध है। पशु प्रजातियों का अवैध वनजीवीकरण, जीव व्यापार बाजार, तो गैंडे के सींग जो 29% और पेंगोलिन के सल्क जो 28% और हाथी दांत 50% है। तो ध्यान रखेंगे। पादप प्रजातियां का अवैध व्यापार बाजार क्या है, तो देवदार जो 47%, शीशम 35% और अगरवुड
13% है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट में कौन क्या क्या है, तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति के लिए लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर अद्यतन ध्यान केंद्रित करती है। यह वन्यजीव अपराध से होने वाले नुकसान और प्रभावों का एक व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वन्यजीव तस्करी की प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले कारकों की जांच करता है और वन्यजीव अपराध को हल करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप की प्रभावशीलता के बारे में वर्तमान ज्ञान का जायजा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म 70C और मतदाता मतदान डेटा। तो इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो भारत के निर्वाचन आयोग ECI की ओर से अंतिम मतदान डेटा अपलोड करने में देरी और कम मतदान का मुद्दा चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रमुखता से उभरा है। पृष्ठभूमि क्या है इसकी, तो सुप्रीम कोर्ट NGO ADR की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्र पर मतदाता मतदान की आंकड़े जारी करने की मांग की गई है। नेक्स्ट है इसमें कि NGO ने मतदान के बाद ECI द्वारा जारी प्रारंभिक मतदान आंकड़े और बाद में प्रकाशित अंतिम प्रतिशत के बीच महत्वपूर्ण अंतर को भी उजागर किया है। ECI की प्रतिक्रिया क्या है इसमें, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि फॉर्म 70C दर्ज मतों का लेखा जोखा है और उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराने का कोई कानून आदेश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म 70C डेटा के खुलासे से मतदाताओं का मन में भ्रम पैदा हो सकता है। आंकड़ों के संबंध में प्रारंभिक संख्या एक प्रारंभिक अनुमान है तथा उच्च अंतिम आंकड़ा केवल इस तथ्य के कारण है कि RO अद्यतन डेटा देरी से भेजते हैं। क्या है फॉर्म 70C फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फॉर्म 70C में चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर दर्ज किए गए मतों का लेखा जोखा होता है। मतदान समाप्ति होने के बाद इसे मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं, तो क्या क्या है इसमें, तो EVM पहचान संख्या, प्रति EVM दर्ज कुल मतों की संख्या, मतदान केंद्र पर कुल निर्वाचकों एवं मतदाताओं की संख्या, मतदान करने की अनुमति न दिए गए मतदाताओं की संख्या और नेक्स्ट है चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह फॉर्म महत्वपूर्ण है। तो फॉर्म 70C क्या था, तो आप देख लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि फॉर्म 70C से क्या क्या तात्पर्य है, क्या है उसके अंदर में, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 और इसका जो स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस है। तो इसमें है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 39वें स्थान पर पहुंच गई है तथा वैश्विक पर्यटन गतिविधियों पर हम महामारी से पूर्व के स्तर पर लौट रही है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि ये जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 39वें है। नेक्स्ट है इसमें इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या क्या है, तो ये देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषता ये है कि इस सूची में अमेरिका शीर्ष पे है, तो ध्यान रखेंगे कौन शीर्ष पे फ्रेंड्स, तो ये अमेरिका शीर्ष पे है, जबकि दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सर्वोच्च स्थान पे है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस सूची में अमेरिका शीर्ष पे है, जबकि दक्षिण एशियाई और निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्थाओं में भारत सर्वोच्च पे है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
भारत की नई रैंकिंग 2021 में सूचनाओं में उसके 54वें स्थान में उसे उल्लेखनीय सुधार हुई है। भारत उच्च मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक जो 18वां प्रदर्शन करता है। प्रतिस्पर्धा हवाई परिवहन के लिए 26वां स्थान और प्राकृतिक संसाधनों में 6 और सांस्कृतिक संसाधनों में 9 स्थान पे है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देश का समग्र यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI को स्कोर 2019 के स्तर पर 2.1% कम है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, तो इसके बारे में जानते हैं। तो यह सूचकांक का दूसरा संस्करण है जो विश्व आर्थिक मंच और यूनाइटेड किंगडम के सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से संकलित किया गया है। TTDI 2024 में विभिन्न कारकों और नीतियों के आधार पर 119 देशों की यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को लेकर कवर किया है। इसका चुनौती क्या क्या है फ्रेंड्स, तो ये भी देख लेंगे। चुनौतियाँ क्या क्या है, तो समग्र सुधार के बावजूद 2024 में भारत का TTI स्कोर 2019 की तुलना में 2.1% कम है, जो वैश्विक मुद्रास्फीति और आपूर्तियों के मुद्दों से प्रभावित है। हवाई परिवहन और पर्यटन सेवाओं 2019 के स्तर पर पूरी तरह से वापस नहीं आ पाई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मालदीव भारत की रुपे पे सेवा शुरू करेगा, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा और ये द हिंदू का न्यूज है। तो मालदीव क्या करेगा, तो मालदीव हमारा जो रुपे पे सेवा है वो शुरू करने वाला देश है। मालदीव भारत की रुपे भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इस कदम से मालदीवियन रुपया वहाँ का क्या है, तो मालदीवियन रुपया को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो वहाँ के रुपया का नाम रखिएगा मालदीवियन। तो मालदीवियन है तो समझ में आ जाएगा कि मालदीव का ही है। वहाँ पे रुपया बोला जाता है, ना कि रुपया बोला जाता है। नेक्स्ट महत्व क्या है, तो इस रणनीति का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण में सुधार करना है। रुपये को स्वीकार करने वाले इसकी वैश्विक स्वीकार्यता में वृद्धि होगी और यह भारतीय व्यवसायों के लिए नए बाजार के रूप में अवसर प्रदान करता है। रुपये क्या है, तो रुपये भारत में पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है, तो ये ध्यान रखेंगे। और रुपये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI का एक उत्पादक है जो देश में खुदरा भुगतान को संचालित करने वाला प्रमुख संगठन है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसे NPCI द्वारा मार्च 2012 में लॉन्च किया गया था। तो रुपये को कब लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, 2012 में। और रुपये सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संसाधनों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को सक्षम बनाता है। इसे भारत में ATM पॉइंट ऑफ सेल POS डिवाइस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में रुपये को भूटान कौन कौन यूज करता है फ्रेंड्स, तो ये देख लेंगे। तो वर्तमान में रुपये को भूटान, नेपाल, मॉरिशस, UAE, सिंगापुर सहित कई देशों में भी स्वीकार किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चक्रवात रेमल, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसका स्रोत है डाउन टू अर्थ, तो चक्रवात रेमल नाम है उसका। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात रेमल नामक संभावित गंभीर चक्रवाती तूफान के लिए चेतावनी जारी की, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से को प्रभावित कर सकता है और कर सकता है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो चक्रवात रेमल उत्तरी हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो चक्रवात रेमल क्या है फ्रेंड्स, रेमल क्या है, तो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और यह रेमल नाम कौन दिया है, तो रेमल नाम ओमान के द्वारा रखा गया है तथा अरबी में इसका अर्थ होता है रेत। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो चक्रवाती रेमल आया है उसका नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण ओमान किया है। और रेमल का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है रेत। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरदायी कारक क्या है, तो 28 to 29 डिग्री सेल्सियस गर्म समुद्री सतह का तापमान समुद्र की सतह का गर्म तापमान तूफान प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक गर्मी और नमी प्रदान करता है। कम ऊर्ध्वाधर कतरनी पवन, तो यह है निम्न ऊर्ध्वाधर कतरनी पवन जो चक्रवात के आसपास के क्षेत्र में ऊपर की ओर गतिशील हवाएं होती है, चक्रवात की ऊपरी संरचना को बाधित नहीं करती हैं। ठीक है,
चक्रवात क्या है? तो चक्रवात वायु प्रणाली। चक्रवात क्या है? तो चक्रवात वायु प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ घूमती है फ्रेंड्स, तो कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर घूमती है। अंदर की ओर घूमने वाली सर्पिलाकार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामपंथ और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावंत घूमती है। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या होती है? ये ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में पूछ लेता है। तो गर्म महासागरीय जल तो आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए समुद्र की सतह का तापमान 27 to 29 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। नेक्स्ट है चक्रवाती भंवर के निर्माण के लिए कोरियोलिस प्रभाव उपस्थित होता है। तो ये पूछता है फ्रेंड्स कि जो चक्रवात आता है तो उसके लिए क्या प्रभाव होता है यहाँ पे? तो कोरियोलिस प्रभाव की उपस्थिति के कारण ही चक्रवात आता है। कम ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी तो वायुमंडलीय अस्थिरता, समुद्र से उठने वाली गर्म नम हवा तूफानों के निर्माण को बढ़ाती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के परमाणु प्रशिक्षण के 50 वर्ष पूरा हो चुके हैं और इसका स्रोत है द हिंदू। तो 50 वर्ष पूर्व 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। और कितने वर्ष उसके कंप्लीट हो गए हैं? तो 50 वर्ष हो गए हैं। और कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पोखरण, भारत के पोखरण में अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण किया था और उसका कोड था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये बहुत बार पूछा भी है और 50 साल इसका कंप्लीट हुआ है, तो हो सकता है ये एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। इसके साथ ही भारत परमाणु क्षमता वाले देश की श्रेणी में शामिल हो गया था। नोट में क्या है? तो इस परीक्षण के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच अस्थायी सदस्य P5 के अलावा परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया। वर्ष 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति कोड के नाम से पोखरण में पुनः परमाणु का परीक्षण किया था। तो ये दोनों याद रखेंगे कि एक तो हुआ था 1974 को और एक दूसरा हुआ था 1998 को। भारत में ऑपरेशन शक्ति कोड तो उस पहला तो स्माइलिंग बुद्धा था और दूसरा ऑपरेशन शक्ति था। कोड पोखरण से पुनः परमाणु परीक्षण किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और उत्तरदायी कारक क्या है? तो 1960 के दशक के बाद नेतृत्व में हुए बदलाव और चीन तथा पाकिस्तान के साथ संघर्षों ने भारत के परमाणु क्षमता हासिल करने के फैसले को प्रभावित किया। 1974 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भी इसमें भूमिका निभाई थी। भारत ने एनपीटी को अपने जैसे गैर परमाणु राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण माना था। परमाणु परीक्षण का प्रभाव तो वैश्विक आलोचना हुई थी उस टाइम। तो परीक्षणों के बाद भारत को अमेरिका सहित विभिन्न देशों की आलोचना और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने 1978 में परमाणु अप्रसार अधिनियम पारित कर भारत को दी जाने वाली परमाणु सहायता रोक दिया था। कूटनीति क्या थी? तो भारत के परमाणु परीक्षणों ने उसकी रक्षा और विदेशी नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है? तो भारत किसी संघर्ष में पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि उस पर ऐसा हथियार से हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विश्वसनीय न्यूनतम निवारण। तो भारत परमाणु हमले को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में परमाणु हथियार बनाए रखेगा। गैर परमाणु हथियार वाले देशों के विरुद्ध हथियारों का प्रयोग न करना और भारत अंततः परमाणु हथियारों के वैश्विक निरस्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और तथा परमाणु शस्त्रागारों को कम करने और समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिम्स्टेक चार्टर लागू हुआ। ये क्या है? तो द हिंदू इसका स्रोत है। तो बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का चार्टर 20 मई 2024 को लागू हुआ है। कब हुआ? तो 30 मार्च 2022 को कोलंबो श्रीलंका में वर्चुअल रूप से आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक सदस्य देशों को
के राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका महत्व क्या है? तो चार्टर को अपनाने से संगठन को एक कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त हो गया था और यह बाहरी भागीदारी पर्यवेक्षकों और नए सदस्यों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। चार्टर के लागू होने से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सार्थक और सहयोग और गहन एकीकरण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा उपलब्ध होगा। बिम्स्टेक क्या है फ्रेंड्स? तो 97 में गठित बिम्स्टेक एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो ये कब हुआ था बिम्स्टेक फ्रेंड्स? तो बिम्स्टेक 1997 में गठित हुआ था और इसमें सदस्य कौन है? 7 सदस्य हैं जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और भारत है। तो ध्यान रखेंगे इसमें 7 देश हैं। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बिम्स्टेक का उद्देश्य क्षेत्रीय संसाधनों और भौगोलिक लाभों का उपयोग करके आपसी सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को गति देकर वैश्वीकरण के हमलों का मुकाबला करना है। महत्व क्या है इसका? तो विश्व की लगभग 22% जनसंख्या और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग $3.8 ट्रिलियन और विश्व का 1/4 व्यापारिक माल प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। तो फ्रेंड्स, जब भी मेंस आप देंगे ना तो इस तरीके के पॉइंट आपको लिखना होगा। तो ये जो एडिटोरिया का करेंट कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ प्री के लिए ही नहीं फ्रेंड्स, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। तो इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC के अभियोक्ता ने अदालत से इजराइल के प्रधानमंत्री और हमास नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले और उसके बाद गाजा में हुए युद्ध को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तार वारंट मांगे गए हैं। तो कब हुआ था स्टार्ट फ्रेंड्स? तो 7 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। इजराइल और हमास के बीच में हो रहा था, तो ध्यान रखेंगे इसका। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है? तो यह विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो रोम संविधि नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित है। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो रोम संविधि। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय व्यक्तियों द्वारा किए गए गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध जिसमें नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण जैसे अपराधों पर मुकदमा चलाया जाता है। मुख्यालय कहाँ? तो द हेग, नीदरलैंड में। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राष्ट्राध्यक्षों को किसी भी विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में आपराधिक कार्रवाई से छूट प्राप्त है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में राष्ट्राध्यक्षों के लिए ऐसी छूट उपलब्ध नहीं है। भारत, अमेरिका, चीन रोम संविधि पर पक्ष में नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत, अमेरिका और चीन जो है रोम संविधि पर पक्षकार नहीं है। और मार्च 2023 में ICC ने यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो इसका न्यूज है, न्यूज ऑन एयर है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो हाल ही में स्पेन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है। तो और कौन बन गया है फ्रेंड्स? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है स्पेन। ये नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है वर्तमान में 119 देश ISA पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें 99 देश ने ISA का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक अनुसमर्थन दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया, जिसमें स्पेन नवीनतम है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेन ही है जो 99वां सदस्य बन गया है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालन सहयोग मंच है। वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए पेरिस में पार्टियों के सम्मेलन कोप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का लॉन्च किया है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत में है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इस कब गठित हुआ। तो कौन कौन मिलकर किया है, तो भारत और फ्रांस मिलकर किए हैं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। और कब हुआ था, तो पेरिस में जो कोप का संगठन हुआ था उस टाइम में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसका 99वां सदस्य कौन बना है, तो स्पेन बना है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज IIBX। तो इसका स्रोत है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के ट्रेडिंग कम क्लियरिंग ATM सदस्य का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला बैंक के रूप में अपनी स्थिति को घोषणा की है। इंडियन इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज IIBX को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलिंग एक्सचेंज होने का गौरव प्राप्त है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलिंग एक्सचेंज का गौरव प्राप्त किसने किया है। तो इसका नाम है इंडियन इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज IIBX। यह एक्सचेंज रणनीति के रूप में रणनीति रूप से गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी IFSC जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में स्थित है। IIBX की संकल्पना भारत में बुलियन आयात के लिए प्रवेश द्वार उपलब्ध कराने तथा बुलियन ट्रेडिंग, बुलियन वित्तीय उत्पादन में निवेश और बुलियन बाजार में पारदर्शिता, मानवीकरण और लागत दक्षता लाना है। बुलियन क्या है, तो बुलियन से तात्पर्य उच्च शुद्धता वाले भौतिक सोने और चांदी जैसे जिसे आमतौर पर बार सिलियों या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। बुलियन को कभी कभी वैध मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे समानतः केंद्रीय बैंकों या संस्थागत निवेशकों द्वारा आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ईशान। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर ये इसका जो इसमें जो आता है करेंट कॉन्सेप्ट में बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, एक वीडियो कम से कम 1 घंटे तो क्रॉस कर ही जाते हैं। तो अगर आप मुझे सजेशन दीजिए कि अगर मैं आधे करके दिखूँ, आधे घंटे की करूँ या फिर पूरा एक ही वीडियो में कवर करूँ, आप मुझे थोड़ा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपका आधे करके होगा कि आधे घंटे का ही एक वीडियो बनाने में लॉन्ग हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आधे करके बनाऊंगी। और अगर कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको चाहिए करेंट कॉन्सेप्ट का, तो मैं एक ही वीडियो में भी कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा। चलिए प्रोजेक्ट ईशान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका स्रोत है द हिंदू। तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट शुरू किया है। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए कि प्रोजेक्ट ईशान कहाँ शुरू किया गया है, तो नागपुर में, और इसका जो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ किया गया है। और ईशान का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इसका। नेक्स्ट है प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, तो भारत ने प्रोजेक्ट ईशान के तहत अपने 4 हवाई क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एकीकृत कर पूरे देश में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है। भारत ने अपने 4 उड़ान क्षेत्रों को नागपुर से, ध्यान रखेंगे जगह का भी नाम फ्रेंड्स, नागपुर में एक सतत हवाई क्षेत्र में एकीकृत करने और नागपुर से हवाई यातायात प्रबंधन को सुसंगत बनाने के लिए एक योजना बना रहा है।
नेक्स्ट महत्व क्या है इसका, तो इस परिचालन को सुव्यवस्थित करने क्षमता बढ़ाने, भीड़ भाड़ कम करने, कुशल मार्ग निर्धारण और उड़ान समय को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे एयरलाइनों और यात्रियों दोनों को लाभ होगा। यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने और विमान ईंधन के उपयोग को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट है नार्वेस्टर अनुसमर्थन परीक्षण केंद्र, इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो भारत नार्वेस्टर के नाम से जाने वाले भयंकर तूफानों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसमर्थन परीक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है, जो मुख्य रूप से पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित करता है। मुख्य बिंदु क्या है इसकी, तो नियंत्रण केंद्र ओडिशा के भद्रक जिले के चांदबाली में होगा, जो भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था IITM पुणे और राष्ट्रीय मध्यम आवधिक और मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF दिल्ली संयुक्त रूप से इस सुविधा का विकास और उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य देश के पूर्ववर्ती भागों में गठन, चरण विकास और प्रसार से गरज के साथ आने वाले तूफानों का अध्ययन करना है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस सुविधा से उत्पन्न बड़ी मात्रा में डेटा से पूर्वानुमानकर्ताओं को समय पर तूफान की भविष्यवाणी करनी, पूर्वानुमान की चेतावनी जारी करने, जो 3 घंटा कम से कम होने वाली घटनाओं और अंशतः जीवन बचाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य फ्रेंड्स। नेक्स्ट है AI कृषि और AI भूमि, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका स्रोत है PIB, जो गवर्नमेंट का स्रोत है। तो हाल ही में DD किसान ने टेलीविजन चैनल को नया रूप देने की पहल के तहत दो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकरों, जो AI कृषि और AI भूमि को पेश किया है। इसके साथ ही DD किसान देश का पहला AI आधारित सरकारी TV चैनल बनने जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि DD किसान देश का पहला AI आधारित सरकारी TV चैनल बनने जा रहा है। उसका नाम क्या है, DD किसान, और AI कृषि और AI भूमि है। मुख्य बिंदु क्या क्या है इसका, तो ये न्यूज एंकर एक कंप्यूटर है जो बिल्कुल इंसान जैसे हैं, जो तथा इंसान के समान काम कर सकते हैं। ये बिना रुके या थके 24 घंटे और 365 दिन न्यूज पढ़ सकते हैं। ये देश और विदेश की 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश के सभी राज्यों में किसान दर्शक इन एंकरों को देख सकेंगे। AI एंकर देश और वैश्विक स्तर पर हो रहे कृषि अनुसंधान, कृषि मंडियों के रुझान, मौसम में बदलाव या सरकारी योजनाओं की कोई अन्य जानकारी के बारे में हर जरूरी जानकारी देंगे। नेक्स्ट है AI विनियामक सैंडबॉक्स, ये क्या है, तो द हिंदू इसका स्रोत है। तो विनियामक सैंडबॉक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकी के तेजी से विकास और तैनाती के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। सरकारें और नियामक संस्थाएं AI प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए AI विनियामक सैंडबॉक्स जैसे नवीन तरीकों का खोज कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विनियामक सैंडबॉक्स क्या है, तो विनियामक सैंडबॉक्स एक ऐसा उपकरण है जो व्यवसायिकों नियामक की देखभाल में नए और अभिनव उत्पादों सेवाओं की देखरेख में नए और अभिनव उत्पादों सेवाओं और व्यवसायों का पता लगाने और प्रयोग करने की अनुमति देता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नियामक सैंडबॉक्स एक नियंत्रण और पर्यवेक्षित वातावरण है जहां डेवलपर्स और नव प्रवर्तक सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में कुछ नियामक लचीलेपन के साथ वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में AI प्रणालियों का परीक्षण और तैनाती कर सकते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य इसका क्या है, तो विनियामक सैंडबॉक्स बाजार सहभागिता के लिए औपचारिक विनियामक कार्यक्रम है जिसके तहत वे कुछ सुरक्षा उपायों और निरीक्षण के अधीन ग्राहकों के साथ नए उत्पादों, सेवाओं और व्यापार मॉडलों का परीक्षण जीवित वातावरण में कर सकते हैं। नेक्स्ट AI विनियामक सैंडबॉक्स के लाभ क्या होंगे,
तो एआई नवाचार और जिम्मेदारी में संतुलन। तो एआई विनियामक सैंडबॉक्स का उद्देश्य नैतिक और विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाकर जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना है। जोखिम न्यूनीकरण क्या होगा? तो नए उत्पादों और सेवाओं के परीक्षण के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जिससे कंपनियों को बाजार में लॉन्च करने से पहले संभावित जोखिम की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद मिलती है। आर्थिक लाभ क्या होगा? तो फिनटेक कंपनियों के लिए अनुपालन लागत को कम कर दिया है। संबंधित आंकड़े क्या क्या हैं? तो विश्व बैंक के अनुसार नवंबर 2023 तक 57 अधिकार क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र में लगभग 73 विनियामक सैंडबॉक्स घोषित और प्रचालन में थे। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड एलआईसी सहित सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों ने अपने अपने विनियामक सैंडबॉक्स लॉन्च कर दिए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बीत के आगे बढ़ते हुए कर्नाटक नवाचार प्राधिकरण अधिनियम 2020 को अधिनियमित किया है जिसके तहत एक नियामक सैंडबॉक्स मॉडल के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए समर्पित एक नवाचार प्राधिकरण की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हरित विकास के मार्ग में बाधाएं। ये क्या क्या है फ्रेंड्स इसमें? तो इसका जो स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस है। तो हाल ही में आई भीषण गर्मी ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले गंभीर संकटों को उजागर किया है तथा COP द्वारा किए गए प्रयासों की महत्ता को उजागर किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पुष्टि की कि वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। हरित ऊर्जा के दिशा निर्देशन में सरकारी पहल क्या क्या है? तो नवीकरण ऊर्जा। तो सरकार ने सौर मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना शुरू की है। इलेक्ट्रिक वाहन। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण FAME योजना का उपयोग भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और उत्सर्जन में कमी लाना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो यह मिशन हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जिसमें शोधन, रसायन और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ सकती है। नेक्स्ट है ग्रीन ब्रांड। तो सरकार ने पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए हरित ब्रांड की शुरुआत की है जिसमें हरित ऊर्जा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। चुनौती क्या क्या है? तो उच्च उत्सर्जन। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन है। भारत को बिजली, इस्पात और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कितना है? तो ये तीसरा नंबर पे है भारत। संक्रमण जोखिम। तो संस्थाओं को संक्रमण जोखिम का सामना करना पड़ता है जिसमें नीति, विनियामक प्रौद्योगिकी, बाजार प्रतिष्ठा, कानूनी जोखिम शामिल है। निवेश क्या है? तो भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेशक की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से 2030 तक अक्षय ऊर्जा बिजली निवेश के लिए अनुमानित 11 से 12 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तकनीकी जोखिम क्या है इसमें? तो नई हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना, उनकी नवीनता तथा संबंधित उच्च लागत के कारण जोखिम बड़ा हो सकता है। यह जोखिम विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाली छोटी कंपनियों के लिए गंभीर है। बाजार जोखिम क्या है? तो हरित प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता और कीमत बाजार की स्थितियों में उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकता है जिससे हरित निवेश की आर्थिक व्यवहारकर्ता प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन SCM के बारे में। तो इसका स्रोत है द हिंदू। और तो इस जून 2024 तक 2 बार विस्तार के बावजूद 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन की अपनी समय सीमा को पूरा करने की संभावना नहीं है। तो स्मार्ट सिटी मिशन कब पारित किया गया, कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 2015 में हुआ था।
नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। तो भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया एक प्रमुख शहरी नवीकरणीय और पुनरुद्धार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश भर में 100 शहरों को विकसित करना तथा उन्हें नागरिक अनुकूलन और टिकाऊ बनाना है। स्मार्ट सिटी मिशन में 2 प्राथमिक घटक शामिल हैं। कौन कौन है? पहला है क्षेत्र आधारित विकास और दूसरा है ICT पर आधारित अखिल शहर समाधान। क्षेत्रीय आधारित विकास में क्या क्या है? तो पुण्य विकास, शहर नवीकरण करना है, तो बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मौजूदा शहरी क्षेत्र का पुनरुद्धार करना। और दूसरा है रेट्रोफिटिंग, शहर सुधार, शहर तो समकालीन शहर आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करने के लिए पहले से विकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं का उन्नत करना है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड परियोजना, शहर विस्तार। तो ग्रीनफील्ड परियोजना में नए शहरों के विकास करना या टिकाऊ और आधुनिक बुनियादी ढांचों के साथ मौजूदा शहरों का विकास करना है। नेक्स्ट है ICT पर आधारित अखिल शहर समाधान। तो पहला है गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता, कौशल विकास। इस मिशन को वर्ष 2020 में पूरा किया जाना था, इसे जून 2024 2 बार विस्तार किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियां क्या क्या है? तो इस मिशन के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान किया गया था, जिसमें सार्वजनिक की निजी भागीदारी PPP एक महत्वपूर्ण चालक थी। नेक्स्ट है मिशन को प्रभावी बनाने के लिए शासन का एक व्यावसायिक मॉडल अपनाया गया। SCM के तहत स्वीकृत 8,033 परियोजनाओं में से कुल परिव्यय अनुमानित 2 लाख करोड़ से घटकर 167 मतलब 1,67,875 करोड़ रुपया रह गया है, जो 100 शहरों में अनुमानित पूंजी प्रवाह की तुलना में 60% कमी को दर्शाता है। SCM अनुदान द्वारा वित्त पोषण, जो 5,533 परियोजनाओं की कुल लागत कितनी थी? तो 65,063 करोड़ रुपए पूरी हो चुकी है, जबकि क्या है? तो 21,000 करोड़ की लागत वाली 921 परियोजना भी प्रगतिशील में है। और 10 शहरों में लगभग 400 परियोजनाएं जून 2024 की विस्तारित समय सीमा तक पूरा करने की संभावना नहीं है। SCM की कमियां और आलोचना क्या क्या है? तो स्पष्ट परिभाषा का अभाव, मिशन ने स्मार्ट सिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। दोषपूर्ण शहर चयन प्रक्रिया, तो 100 शहरों के चयन का प्रतिस्पर्धा आधार दोषपूर्ण था, जिसमें भारत की विविध शहरों वास्तविकता पर विचार नहीं किया गया। नेक्स्ट सीमित भौगोलिक दायरा। तो SCM के तहत विकास के लिए शहर के क्षेत्र का केवल एक छोटा हिस्सा, अक्सर 1% से अधिक नहीं चुना गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स। अपर्याप्त वित्त पोषण, तो SCM के लिए आवंटित कुल वित्त पोषण भारतीय शहरों को रहने योग्य बनाने की अनुमानित आवश्यकता से काफ़ी कम था। SCM एक प्रकार की प्रमुख परिणाम शहरी बाढ़ में वृद्धि है, क्योंकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने कुल शहरों में जल चैनलों का नष्ट कर दिया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गाजा युद्ध एवं IMC। तो क्या है IMC? तो इसमें द हिंदू का स्रोत है। ठीक है। तो इसमें हाल ही में भू राजनीतिक घटनाओं विशेष रूप से गाजा युद्ध ने भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC के सामने वाली रणनीति चुनौतीपूर्ण उजागर की है। हाल ही में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के दीर्घकालीन द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक मार्ग है जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से जोड़ता है, जो अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है IMEC क्या है? तो वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए भागीदार PGII के तहत डिजाइन और तैयार किया गया। इसका उद्देश्य अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह गलियारा मौजूदा समुद्री और शहरी परिवहन मार्गों को एक नए रेलवे नेटवर्क के साथ एकीकृत करता है। इसके अतिरिक्त इसमें बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने की योजना, साथ ही स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए पाइपलाइनों भी शामिल है।
IMEC के 2 गलियारे हैं, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। तो पूर्वी गलियारा भारतीय बंदरगाहों को कांडला, मुंबई और कांडला, मुंबई और मुद्रा को समुद्री के रास्ते UAE के बंदरगाहों जैसे जेबेला, अली फुजैरा से जोड़ता है। उत्तरी गलियारा लिंक सऊदी अरब और जॉर्डन के माध्यम से हाइफा तथा इजराइल को यूरोपीय से जोड़ता है। नेक्स्ट है, इसका महत्व क्या है? तो रणनीति महत्व है। इस परियोजना को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल जो BRI के लिए एक रणनीति जवाब के रूप में देखा जाता है। आपूर्ति श्रृंखला क्या है? तो इसका 4800 मतलब 4800 किलोमीटर लंबे गलियारा का उद्देश्य क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। आर्थिक महत्व क्या है? तो इस परियोजना से व्यापार सुगमता तथा व्यापार सुविधा में महत्वपूर्ण सुधार की संभावना है, जिससे भारत से यूरोप तक माल परिवहन के समय और लागत में क्रमशः 40 और 30% कमी की उम्मीद है। नेक्स्ट है, गाजा युद्ध का प्रभाव क्या है? तो परियोजना में देरी। तो गाजा में युद्ध के कारण परियोजना रुक गई है। ईरान होर्मुज जलडमरूक को बंद करने की धमकी दे रहा है, जैसे अडानी समूह की हाइफा बंदरगाह विस्तारित योजना को रोक दी गई है। लाल सागर संकट, तो हैतियों द्वारा इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए लाल सागर तक पहुंचने वाले मार्ग में अवरोध कर रहा है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई है। असुरक्षित मार्ग के कारण शिपिंग समय और बीमा लागत में वृद्धि हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार पर देखने को मिल रहा है। आगे की राह क्या है? तो वैकल्पिक मार्ग। तो ओमान के बंदरगाह अरब सागर में खुलते हैं, जो ईरानी खतरे के प्रत्यक्ष प्रभाव से काफ़ी दूर है। यह भारत के बंदरगाहों के लिए निकटतम संपर्क प्रदान करता है। पूर्व में ओमान और पश्चिम में मिस्र को शामिल करने से IMEC के भविष्य के संघर्षों से होने वाले व्यवधानों से सुरक्षित बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, RBI अधिशेष सरकार को हस्तांतरित। तो इसका स्रोत है द हिंदू। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल्ली में फ्रेंड्स गर्मी अभी काफ़ी है और मैं बिना पंखा बिना AC के मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि पंखा अगर चलाने के बाद वो क्या होता है कि आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आएंगे, इसलिए मैं फ़ैन भी ऑन नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत गर्मी में वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि इसमें मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं कुछ काम कर सकूं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं अपने काम को छोड़ करके, ये नींद को त्याग करके मैं वीडियो बनाती हूं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ सब्सक्राइब का वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के केंद्र सरकार को अधिशेष रूप में कितना, तो 2,10,874 जो 2,10,874 करोड़ रुपये हस्तांतरित को मंजूरी दी है। केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया नवीनतम हस्तांतरण वित्त वर्ष 2022-23 में RBI द्वारा हस्तांतरित कितना था, तो 87,416 करोड़ से दुगना से भी अधिक है। तो ध्यान रखेंगे। मुख्य बिंदु क्या है, तो RBI बोर्ड ने 2023-24 के लिए CRB को पिछले वर्ष से 6% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, ठीक है, का निर्णय लिया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 24 के सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% से घटाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में GDP के 5.1% तक लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है RBI लाभांश का आवंटन। तो वर्ष 2023-24 के लिए हस्तांतरणीय अधिशेष निधि का निर्धारण 2019 में RBI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशन का उपयोग करके किया गया था। इन दिशा निर्देशक की अनुशंसा डॉक्टर बिमल जालान, नाम रखिएगा, बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। समिति ने सुझाव दिया कि RBI को अप्रत्याशित जोखिम के लिए धनराशि अलग रखनी चाहिए, जिससे आकस्मिक जोखिम बफर CRB
आरबी के रूप में जाना जाता है, जो आरबीआई की कुल परिसंपत्तियों का 5.5% से 6.5% के बीच होना चाहिए। नोट में क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो 1934 के धारा 47 के अनुसार आरबीआई ने अपना अधिशेष जो कि व्यय से अधिक आय का अधिक होता है सरकार को हस्तांतरित करता है। नेक्स्ट है महत्व क्या है इसका, तो नई सरकार की पूंजीगत व्यय, तो नई सरकार के लिए आरबीआई से प्रचुर अधिशेष हस्तांतरित पूंजीगत खर्च बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। राजकोषीय समेकन क्या है, तो राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ का उपयोग करने का अवसर सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है तथा निवेश को राजकोषीय समेकन की रूपरेखा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त कर सकता है। नेक्स्ट है व्यय में वृद्धि, तो अधिशेष हस्तांतरण सरकार को सड़क, रेलवे और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए अपने आवंटन को बढ़ाने के लिए आवश्यक राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता क्या है, तो पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि बढ़ाने से निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में सुधार होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना, तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 50,000 करोड़ का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। यह वित्त वर्ष 23-24 के संशोधन लक्ष्य से लगभग 67% अधिक है। उधार में कमी, तो प्रोत्साहन हस्तांतरण सरकार को जीडीपी के 0.3% के बराबर राजकोषीय स्थान प्रदान करता है। उससे उधारी कम करने और राजकोषीय अनुशंसाएं बनाए रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई है और इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। तो बस इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हवाई हेलीकॉप्टर, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेशी मंत्री को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। तो ये हमें पता ही है, तो उतना उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि राष्ट्रपति इस रईसी के कार्यकाल के दौरान भारत और ईरान के संबंध, क्योंकि मेंस में आप देंगे ना तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये सब पॉइंट आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो भारत और ईरान ने मई 2024 में चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। नवीनतम घटना ईरानी नौसेना द्वारा जब्त किए गए जहाज पर सवार भारतीय नाविकों की रिहाई की थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ईरान संबंध। तो भारत और ईरान के मध्य प्राचीन संबंध है। वर्ष 1950 में दोनों देशों ने 1950 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोनों देशों ने वर्ष 2001 में तेहरान घोषणा पत्र और 2003 में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा भारत ईरान साझेदारी के लिए रणनीति दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो ये सिस्टम बार बार हैंग हो जाता है फ्रेंड्स, तो मुझे समझ नहीं आता है। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह। तो भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास पर संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है आर्थिक संबंध क्या है, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत और ईरान द्विपक्षीय व्यापार का 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ईरान की उत्तराधिकार योजना का भारत पर संभावित प्रभाव, तो क्षेत्रीय स्थिरता। तो रईसी के काल में चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालीन समझौता संभव हुआ। ईरान में उत्तराधिकार योजना क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं कनेक्टिविटी संबंध को प्रभावित कर सकती है। विदेशी नीति संरेखण क्या है, तो क्षेत्रीय संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति ईरान के रुख में परिवर्तन मध्य पूर्व में भारत के विदेश नीति निर्णय को प्रभावित कर सकता है। और लास्ट है व्यापारिक संबंध। तो राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु से भारत और ईरान व्यापार संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडिटोरिया का करेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए फ्रेंड्स, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे ज्वाइन हो लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं PDF इसका प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये हमें सजेशन देंगे फ्रेंड्स कि इसको मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर दूं या फिर एक ही वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में करूंगी तो 1 घंटे का वीडियो क्लास हो जाता है। तो आप हमें सजेशन ज़रूर देंगे, ठीक है। धन्यवाद आपका, थैंक यू।